नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल. On behalf of Devditi Foundation, I take much pride in introducing today's speaker. एक्चुअली इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी जब हमारे दरवाजे पे, जब हमारी चौखट पे कोई मेहमान आता है ना, तो औरों को बताने की प्रथा है कि देखिए जी, ये आए हैं हमारे साथ. तो देवदीदी फाउंडेशन के बारे में एक लाइन बताना चाहूँगी. विक्रमजीत, यू बीन एसोसिएटेड विद देवदीदी फाउंडेशन. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है, सभी के सहयोग से. So we empower women by way of educational and entertaining programs which are held online and offline. और बहुत तरीके के बहुत सारे स्पीकर्स बहुत वैल्यू ऐड करते हैं हमारे मेंबर्स की लाइव्स में. और ये सेशंस ना कि सिर्फ इस हमारे मेंबर्स के लिए होते हैं, परंतु देश विदेश में ऑनलाइन के माध्यम से न जाने कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं थ्रू फेसबुक एंड थ्रू यूट्यूब. और विक्रमजीत के बारे में जो हम बताना चाहते हैं कि विक्रमजीत इज अ वेरी यंग एजुकेटर टर्न्ड हेरिटेज एक्टिविस्ट. और काश हमारी हिस्ट्री की क्लासेस में ऐसे टीचर होते. अगर ऐसे टीचर होते तो हम सब एक्सेल करते हिस्ट्री में. हमने विक्रमजीत के साथ यानी कि देवदीदी फाउंडेशन के लिए विक्रमजीत ने बाउलीज पे टॉक दी थी एंड द टॉक वाज मेस्मराइजिंग. ऐसे लगता था कि ये बोलते रहे और हम सुनते रहे. तो विक्रमजीत एक बेसिकली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थे. 2003 तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने काम करा है. इसके बाद इन्होंने मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसमें इतने हद तक हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स ने इनको मोह लिया और ये इन्होंने पूरा अपना जीवन ढाल दिया, इसी के प्रति समर्पित हो गए और उन्होंने अपना काम बकायदा छोड़ते हुए इसी फील्ड में आ गए. So he's done a lot of research on not only the monuments but on बाउलीज, on stepwells. और इन्होंने बहुत ही बढ़िया उम्दा पुस्तक लिखी है और हेरिटेज लैब्स चलाते हैं और गेम्स और एक्सपेरिमेंट्स द्वारा बच्चों को स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री के लिए प्रेरित करते हैं. विक्रमजीत रूप राय मेरी इस बुक अनलीश द शक्ति विदिन में एक चैप्टर भी हैं. इस छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और विदाउट फर्दर अडू वी वेलकम विक्रमजीत ऑन दिस प्लेटफॉर्म. Thank you, ma'am. Thanks a lot. This was really wonderful and my experience with Devditi has been amazing. Not just that one session that we did in RK Puram, but otherwise also whatever interaction I have had with your members. मेरा experience भी बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि जो इंडिया का कल्चर है, जो मतलब हर फील्ड में थोड़े थोड़े एक छोटे छोटे लेवल पे कोई ना कोई काम कर रहा है, लेकिन जब ये कलेक्टिव एफर्ट देखा जाता है तो नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी चीज बन जाती है. इंडिविजुअली शायद वो उस चीज को उतनी ज्यादा भी वैल्यू ना दी जाए और मॉडर्नाइजेशन की आड़ में बहुत सारी चीजें हैं जो दब जाती हैं और तकरीबन खत्म हो जाती हैं. सो देवदीदी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं जो उन चीजों को जिंदा रख पा रही हैं. सो मैं खुश भी हूं और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूं कि आप ये काम कर रही हैं और हेरिटेज को बचाने के लिए इतना एफर्ट कर रही हैं. और हेरिटेज के साथ साथ वो सभी लोग जो उस ट्रेड से जुड़े हुए हैं या जिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी एसोसिएटेड हैं, उनकी लाइफ्स भी इससे इफेक्ट होती हैं. सो जी, और जैसा कि आज मुझे हुक्म हुआ है कि दिल्ली के बारे में बात करनी है, मैं दिल्ली के बारे में बात करूंगा. बस एक छोटी सी वजाहत कर देता हूं उससे पहले. आपने कहा 2003 में मैंने 2003 में आईटी स्टार्ट किया था. एक्चुअली मैं 12th क्लास में था उस टाइम पे जब मैंने प्रोग्रामिंग मतलब सॉफ्टवेयर बेचने शुरू किए थे. प्रोग्रामिंग तो मैंने क्लास 6 में शुरू कर दी थी और उसके बाद 2015 के करीब जाकर मैंने ये लाइन 15 या 16 में पूरी तरह से छोड़ी थी. लेकिन अभी भी छूटी नहीं है. अभी भी मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नहीं मुझे छोड़ना चाहते. मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे नहीं छोड़ रहे हैं. जैसे ये गुड़गांव मेट्रो है, एक दो और हैं जिनके लिए मैं कंसल्टेंट रहा हूँ इतने साल, तो वो अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. दिल्ली को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, दिल्ली को समझना शुरू किया, आई रियलाइज्ड कि हम लोग अपने ही शहर को जानते नहीं है. हम लोग दुनिया भर घूम लेते हैं. मेरे को भी जैसे भी चलिए रियलाइज हुआ, बट हुआ. और मेरा जो मोमेंट बना वो कुछ ऐसा बना कि जब मुझे
एशिया पैसिफिक का डायरेक्टर बनाया गया, कंपनी में ऑफिस सिंगापुर शिफ्ट कर दिया, तो वहां जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझसे किसी ने ये पूछ लिया कि दिल्ली के बारे में कुछ पता हो, तो मैं यहाँ किसी बेगाने मुल्क में आके उनको अपने शहर के बारे में नहीं बता पाऊंगा जहां मैं पिछले 25-30 साल से रह रहा हूँ। तो 15-20 दिन के लिए मुझे बस ऑफिस के स्टाफ से मिलने जाना था, एंड देन आई वाज सपोज्ड टू कम बैक एंड वाइंड अप एवरीथिंग एंड देन गो एंड सेटल देयर। तो उन कुछ दिनों में जब मैं वापस आया दिल्ली, तो जब दिल्ली को ढंग से देखना शुरू किया कि मैं वहां जाके क्या बताऊंगा, मेरा दिल्ली को देखने का नजरिया बदल गया। और आज मैं जो कुछ भी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हो जाती है। So what I'll do is I'll just quickly share my presentation. Just a second. This won't take time. मैं बस अपनी दोनों screens के बीच में fluctuate कर रहा हूँ। हाँ. Okay, now that's better. I'll share the screen now. Da 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 da. This looks better. No, not this one. This one. Okay. I hope you all can see my screen. And what I'll do is I'll switch on the chat so that if anybody wants to send me a message or anything, you can please feel free to use chat. I can see chat. I can see the participant list on my other screen. So I already have one message from Lata ji. Hello ji. Okay, so I am all set up now. Technology in place. And we are going to talk about the identity of Delhi. By the way, feel free to unmute and share in between if you wish to. How many of you identify this monument that appears in, or this the building, the scene that appears in this photograph? Anyone? Please go ahead. Bangla Sahib. No, this is not Bangla Sahib. ये रिंग रोड पे गुरुद्वारा है ना, रिंग रोड पे जी, ये रिंग रोड का गुरुद्वारा है। और इस तरह की शायद इस गुरुद्वारे की इकलौती तस्वीर है, क्योंकि अब यहाँ मेट्रो बन चुकी है और ये शॉट दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज से जब ये लिया था तो अब ये बिल्कुल ये नहीं, आकांक्षा जी, मजनू टीला नहीं, ये मोती बाग है धौला कुआं के पास, जो कभी अर्कपुर बाग मोची कहलाता था, जब मुगल बादशाह ने ये बाग जो है एक मोची को दिया था। और इसमें पीछे की तरफ अगर गुरुद्वारे के अंदर आप जाएंगे तो ये मेन व्हाइट बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में उसी कंपाउंड में एक छोटा सा और एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, विच इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द मुगल एरा। उसे तीर स्थान कहा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आके इस बाग में ठहरे थे, जहां से इसका नाम जो है वो मोती बाग हो जाता है। और उससे पहले अर्कपुर विलेज है तो वहां का मोची बाग कहलाता था। सो इस तरह की स्टोरीज जो है वो हर गली कूचे में छुपी हुई है। ये फोटोग्राफ इसलिए भी खास है क्योंकि इस एक फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए मुझे 1 घंटे से भी ऊपर लग गया था। रीजन बीइंग, इंडिया में कोई सीधी गाड़ी नहीं चलाता, तो मेरे पास जब भी मैं ये लीडिंग लाइंस जो है ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली जिगजैग क्रिएट हो रहा था, स्ट्रेट लाइंस बन ही नहीं पा रही थी मेरे कैमरा में। तो मुझे बहुत बार, ये 30 to 40 सेकंड एक्सपोजर है, कितनी बार मुझे वो एक्सपोजर ऑन करके कैमरे से फोटो क्लिक करनी पड़ी, तब जाके एक ढंग का शॉट मुझे मिला। मैंने दूसरी साइड से क्लिक किया कि मुझे रेड कलर की जो गाड़ियां निकलती हुई, पीछे की लाइट रेड है तो वो भी मिल जाए, वो मिल ही नहीं पाई। तो यही एक ढंग का शॉट मुझे मिला है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज है वो है दिल्ली का नाम। दिल्ली के कई नाम रहे हैं पुराने समय से, और इसके ऊपर, सिर्फ दिल्ली के नाम के ऊपर अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद आधा पौना घंटा बीत जाएगा, क्योंकि दिल्ली के नाम में इतनी कहानियां हैं। जैसे पहले कहते थे कि जो इंद्रप्रस्थ है उस इलाके के आसपास दिल्ली बसी है। आगे चल के इसका जो नाम है वो मिहिरापुरी का एक जिक्र आता है जैन पट्टावलियों में, जो आगे चल के मेहरौली बन जाती है। यहाँ योगमाया माता का मंदिर है जिसकी वजह से योगिनीपुरा कहा जाता है। हमें राष्ट्रपति भवन बनाते वक्त पीछे रायसेना सरबन विलेजेस के अंदर जब खुदाई हुई, वहां से जो पत्थर मिले हैं उन पे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो पुराने किले में एक स्लैब रखी हुई है जो सरबन विलेज से हमें मिली थी, उस पे लिखा हुआ है, देशोस्ति हरियाणा आख्यो पृथ्विया स्वर्ग सनिभ दिल्ली काख्या पुरी तत्र तोमरदस्ति निर्मता, कि देश हरियाणा जो पृथ्वी में स्वर्ग के समान है, वहां पर दिल्ली का नाम की एक पुरी है जो तोमरों ने निर्मित की है। तो दिल्ली का नाम हमें वहां मिलता है, जिसके लिए और भी काफी हिस्ट्री में रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो सबसे पहला मैप बनाया गया था टॉलमी द्वारा, ग्रेको रोमन मैथमेटिशियन था, उसने इस जगह का नाम डाइडाला लिखा।
लेकिन उसी टाइम के जो इंडियन रिकॉर्ड्स हैं उसके बाद के और उस टाइम के, उन्होंने इसका नाम ढिल्ली का रखा, जिसमें ये कहा गया कि ये राजा ढिल्लू के नाम पर बनाई गई थी, जो कन्नौज के राजा थे। सो कन्नौज के अंडर आता था ये एरिया। राजा ढिल्लू कन्नौज के राजा थे। अनंगपाल तोमर यहाँ आते हैं, वो ये जगह पर यहाँ कुछ बसाना चाहते हैं, तो जो बड़ा एम्परर है उसको ऑब्वियसली खुश करना है, उसी के नाम पे इसका नाम ढिल्ली का रख दिया जाता है, जो ढिल्ली का आगे चल के दिल्ली हो जाती है। तो ये जो कुछ एटमोलॉजिकल रूट्स हैं, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, चलते हैं धीरे धीरे उन पर भी बात करते चलेंगे। सबसे पुराना जो मॉन्यूमेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर आकर पांडवों ने राज किया, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमें नहीं मिल पाए। हम सिर्फ अंदाजा ही लगा पा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी खुदाई हुई है वहां पर हम किसी भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसमें हमें महाभारत या पांडव वाली कोई रेफरेंस मिल रही हो। किस पीरियड में हुई, क्योंकि महाभारत की डेट पर ही बहुत सारी डिबेट्स हैं, इसलिए हम ये भी नहीं बता पा रहे कि हम इस पीरियड तक खोज चुके हैं और ये महाभारत ही है। वैसे यहाँ पर खुदाई इंडस वैली के टाइम तक चली गई है और तब तक का हमें सामान मिला है, यानी कि उस समय भी लोग यहाँ रह रहे थे। सो महाभारत को उसके बाद ही माना जाता है। सो जाहिर है उस समय भी लोग रह ही रहे होंगे, बट क्या उन्होंने कोई पैलेस बनाया, कैसा पैलेस था, क्या था, उसका हमें कुछ नहीं मिला। नीचे पुराना मिट्टी का शहर मिला है, मिट्टी के घर हुआ करते थे, जो इंद्रप्रस्थ का जो एरिया बोला जाता है वहां जो खुदाई हुई है। लेकिन अशोका के टाइम का एक स्टोन हमें जरूर मिला है यहाँ पर, और कहीं भी आप दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको अशोका का जिक्र नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, दैट हैज बीन रिटन बाय द ब्रिटिश। तो अंग्रेज जो लिख गए, हम आज भी उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को आगे चला रहे हैं। अफसोस कि अशोकन रॉक एडिक्ट जो दिल्ली में है, वो 1970 तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो 1970 में पता चला कि 300 बीसी में ये एक इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी, वरना अशोक यूं ही कहीं जंगल बियाबान में तो कोई पिलर या अपना एडिक्ट लगवाता नहीं था। लेफ्ट साइड पे जो छोटा सा आपको पत्थर नजर आ रहा है जिसपे फूल वगैरह रखे हुए हैं, वो पत्थर है, और पास से देखेंगे तब उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन नजर आ जाती है, जो शुरू होती है देव नाम प्रिय प्रियदर्शन सम्राट चक्रवर्ती अशोक से। देव नाम प्रिय प्रियदर्शन, तो सम्राट चक्रवर्ती अशोक नहीं लिखा जाता था, देव नाम प्रिय प्रियदर्शन, ये दो वर्ड से शुरू होती है, जहां से हमें पता चलता है ये अशोका का एडिक्ट है। और क्योंकि ये इसकी खोज 1970 में हुई, इसलिए हिस्ट्री बुक्स जो चेंज ही नहीं की गई, उनमें कभी इसका जिक्र नहीं आता। तो हमेशा ये बोला जाता है दिल्ली की शुरुआत होती है तोमर्स के साथ फ्रॉम 600 AD। तो देयर इज अ पीरियड ऑफ 900 years that we are not able to talk about because nobody is there to do the research। और अगर आज की डेट में आप जाएंगे तो आपको लोटस टेम्पल की बैक साइड पे जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल से बिल्कुल बगल में, सो इफ यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इस्कॉन टेम्पल एंड इस्कॉन टेम्पल इज टुवर्ड्स योर राइट, वॉक टुवर्ड्स कालकागढ़ी, नॉट टुवर्ड्स द कॉलेज एंड ईस्ट ऑफ कैलाश। आप कालकागढ़ी जो विलेज है उस तरफ, सो इस्कॉन टेम्पल आपके राइट साइड पे होगा, एंड कीप वॉकिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। अब थोड़ा सा ही आगे चलोगे तो वहां पर इस्कॉन टेम्पल पार करके एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के बिल्कुल साथ एक और बिल्डिंग है, और वहां पर एक कूड़ा घर है। कूड़ा घर के बिल्कुल साथ आप देखोगे तो गेट के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो जो अभी हम पत्थर देख रहे थे, वो पत्थर एक्चुअली इस स्ट्रक्चर के अंदर उसके आसपास ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है ताकि उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। It appears quite ugly, but that's how it is। हमारे पास यहाँ खुदाई में मौर्यन पीरियड, शुंग पीरियड, गुप्ता पीरियड, जो भी हम हिस्ट्री के पीरियड क्लासिफाई करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 BC टू 500 AD, हमें बहुत कुछ मिला है खुदाई के अंदर दिल्ली में। लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर, हिस्ट्री बुक्स अपडेट नहीं की गई हैं। सो एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, एज अ इन-डेप्थ रिसर्च स्कॉलर, आई नो दैट piece of information, it's not public knowledge unless you spend lot of time on Wikipedia, वहां थोड़ा थोड़ा रेफरेंस फिर भी मिल जाएगा। हिस्ट्री हमें मिलती कहां से है? तो अभी दिल्ली का मैप कुछ ऐसा नजर आता है, पर दिल्ली का मैप हमेशा से ऐसा नहीं था। अनंगपाल तोमर आते हैं जो दिल्ली का या मेहरौली बसाते हैं, और इन्हीं के एक वंशज आगे लाल कोट बनाते हैं। तो अब वो छोटा सा रेड डॉट देख रहे हो जहां पर मैंने ब्लू एरो नीचे लगाई है, बस इतनी सी दिल्ली होती थी जो दिल्ली का ओरिजिनल बनाई गई थी। और ये जो आप लाल सर्कल देख रहे हो, एक्चुअल में ये लाल सर्कल है लाल कोट का। लाल कोट वो पहला किला था जो दिल्ली में बनाया गया था, जो आज भी मौजूद है। दिल्ली के 12-15 किलों में से ये एक किला मौजूद है। आप में से कितनों को पता है दिल्ली में 12 से ज्यादा किले हैं? लेट्स सी।
30 सेकंड देता हूँ, सोचो. कैन यू काउंट दोस नेम्स? 12 फोर्ट्स ऑफ दिल्ली. तुगलकाबाद, पुराना वन, किला, पुराना किला, लाल किला, ठीक है, पुराना किला, तुगलकाबाद फोर्ट, और 3 हो गए. आप बताओ. आप बताओ. एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट. हम अपनी ही किताबों में हमने हिस्ट्री को इतना लिमिटेड रखा है. आपको पता है महिपालपुर कितना फेमस है दिल्ली में? ये दिल्ली का हिस्सा नहीं था. अनंगपाल ने अपने बेटे महिपाल सिंह तोमर को भेजा था कि बहुत दूर जाकर तुम अपना शहर बसाओ. तो आसपास के जितने शहर है, महिपाल सिंह तोमर ने महिपालपुर बना दिया, सूरजपाल सिंह तोमर ने सूरजकुंड बना दिया. ये सारे ऐसे आसपास के इलाके जो हैं वो डेवलप हुए. मलिकपुर है, रंगपुर है. अब इन जगहों को इस तरीके से एस्टेब्लिश किया जा रहा था कि एक टाइम पर जब फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी कुछ सेंचुरीज के बाद, तो इतना सारा एरिया इन्हीं का होगा आपस में, और फिर ये छोटा सा एम्पायर अपना बना सकते हैं. तो उसकी शुरुआत की गई थी. वो हुआ भी, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल गई टाइम के साथ. अलग तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ. जो सबसे पुराना किला है अब वो कुछ ऐसा दिखता है. ये उसकी दीवार बची हुई है. जो हरा सा आपको रंग नजर आ रहा है बॉटम राइट कॉर्नर में, उसे कहा जाता है द दरगाह ऑफ हाजी रोजबी. और ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे पहली कब्र, सबसे पुरानी कब्र यही है. ये जो लाल कोट है महरौली में, संजय वन के अंदर है ये. और इसका जो गेट है, सबसे मेन गेट, जो मल्टीपल दरवाजे थे, उसके मेन गेट के बीचों बीच ये कब्र बनी हुई है. और ये गेट की एक साइड पे खड़े होकर मैंने फोटो खींची. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ पीरियड. सो दिस इज बाय अनंगपाल द सेकंड, 1000 समथिंग. सो 980s 90s में उन्होंने बनाना शुरू किया, और 1000 कुछ में ये फोर्ट कंप्लीट होता है. उस समय तक हम आर्च नहीं बना सकते थे, यानी कि ऊपर से ऐसे ढकी हुई छत नहीं बना सकते थे. हम लोग बहुत छोटी छोटी आर्चेस बनाते थे, जिन्हें कॉर्बेल या ट्रेबिएट फॉर्म में कहा जाता है. तो 2 खंबे रखे, उसके ऊपर एक और खंबा रख दिया, बीम रख दिया. लेकिन वो छोटा ही है, वो बहुत बड़ा आप नहीं बना सकते. तो किले के दरवाजे इस टाइम पर कैसे बनते थे कि इधर एक दीवार खड़ी कर दी, इधर एक दीवार खड़ी कर दी, आप बीच में से निकल जाओ, और उस दीवार के अंदर को सरपेंट की तरह से एस शेप में उसको बना दिया, ताकि फौज बिल्कुल सीधा, जो भी अगर आर्मी कोई आ रही है वो स्ट्रेट एंटर ना करे, वो एस शेप में जब वॉक करेगी तो आप कहीं से भी उसको ब्लॉक कर सकते हो. ऊपर से पत्थर फेंक सकते हो, गर्म तेल फेंक सकते हो. वो उनके डिफेंसिव मेजर्स थे. तो उसी एस शेप के अंदर मैं अभी खड़े होकर ये फोटो खींच रहा हूँ. एक बेस्टियन पे खड़ा हूँ, दूसरे बेस्टियन की फोटो है ये जो आप सामने देख पा रहे हैं. 444 साल, 444 ईयर्स तोमर्स ने रूल किया, जिसमें से टोटल 19 तोमर किंग्स हुए हैं. द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज अनंगपाल तोमर द फर्स्ट, अनंगपाल तोमर द सेकंड जो ये किला बनाते हैं, अनंगपाल तोमर द थर्ड अपने ग्रैंडसन, अपने नाती, उनकी जो डॉटर है उसकी शादी हो जाती है अजमेर के राजा के साथ. उनका बेटा है, उसको वो दिल्ली इनवाइट करते हैं कि हम थोड़ा तीर्थ यात्रा पे घुमाते हैं, तुम उतने दिन दिल्ली संभाल लो. ये भाई साहब आते हैं, दिल्ली संभाल लेते हैं. और जब नाना जी वापस आते हैं तो नाना जी को बोलते हैं, नाना जी अब आप विश्राम करें, अब हम दिल्ली देख लेंगे. इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान. और ये क्या करते हैं कि ये जो लाल कोट इनके पूर्वजों ने ननिहाल से अनंगपाल द सेकंड ने बनाया होता है, उसको एक्सटेंड करते हैं और एक नई दीवार इसके आसपास बना देते हैं. आप नीचे आइकन वहां पे देख सकते हैं कि छोटा सा लाल रंग का लाल कोट था, और उसके बाद पिंक कलर का जो एक्सटेंशन हुआ वो पृथ्वीराज चौहान के टाइम का है. इसी दौर में इस टाइम तक आते आते यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स बन चुके हैं. माइंड इट, पृथ्वीराज चौहान वाज किंग ओनली फॉर 12 ईयर्स. इससे पहले अनंगपाल तोमर, द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ तोमर्स. सो तोमर्स हैव रूल्ड दिल्ली फॉर 444 ईयर्स. नाउ 444 प्लस 12 साल, इस पूरे टाइम के अंदर यहाँ पर हिंदू किंग्स हुआ करते थे. इससे पहले यहाँ जैन किंगडम था या जैन किंग्स हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे जैन टेम्पल्स मिले हैं. तो जब लोग कहते हैं कि अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाइए तो वहां कितने सारे हिंदू मंदिर है, उन्हें तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई. थोड़ी सी करेक्शन, हिंदू मंदिर नहीं, हिंदू और जैन मंदिर. 27 हिंदू और जैन मंदिर थे, और जैन मंदिर पृथ्वीराज चौहान से कम 500 साल पहले बन चुके थे, क्योंकि इनके टाइम में यहाँ पर जैन कम्युनिटी थी नहीं थी हमें रेफरेंसेस नहीं मिलते. बट 5th सेंचुरी एडी में और 4th सेंचुरी एडी में वराहमिहिर यहाँ आए हैं. उस समय जैन पट्टावलियां लिखी गई हैं जिनमें इस जगह का जिक्र मिलता है.
और उस समय ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जैन टाउन हुआ करता था, जिसे आज हम मेहरौली जानते हैं, उस समय मीरापुरी के नाम से था। इसीलिए अभी जैन दादाबाड़ी और कई टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट ये सभी टेम्पल्स मॉडर्न है। अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत जगहों पर जैन तीर्थंकरों के स्टैचूज दीवारों पर अभी भी मौजूद है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, वो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव से नहीं आए थे कि मुझे मंदिर तोड़ने हैं। तोड़ने में और डिसमेंटल करके मटेरियल यूज करने में टेक्निकली बहुत फर्क है। उसे तोड़ने होते तो वो एक एक पिलर के ऊपर उसको साफ करके प्लेन कर देता, लेकिन वो सारी देवी देवताओं की मूर्तियां, वो सब कुछ आज भी वैसा ही मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पब्लिक आके खड़ी होती है और जहां तक आराम से पब्लिक का हाथ पहुंचता है, वहां तक सब खराब हो चुका है। विच मीन्स कि ओवर ए पीरियड ऑफ 500, 600 और प्रॉब्ली 800 ईयर्स लोगों ने आके हाथ लगा के, साथ लग लग के आगे आगे सिर्फ चिप ऑफ हुआ है, वो भी तोड़ा नहीं गया। जब ये नादिर शाह के टाइम की बात है या अब्दाली के टाइम की बात है, उसको इस आयरन पिलर से बहुत प्रॉब्लम थी जो बीच में सम्राट विक्रमादित्य का पिलर लगा हुआ है। दिस इज नॉट अशोकन पिलर, दिस इज अ वुड्स स्टील बाय सम्राट विक्रमादित्य, जो विदिशा से लाया गया था 5th सेंचुरी में। तो उसको इससे बहुत प्रॉब्लम थी। उसने इसके ऊपर बाकायदा तोप चलवाई थी और इसमें एक क्रैक पड़ा हुआ है जो तब से अब तक है। उसने भी आसपास के किसी पिलर को डैमेज नहीं किया, सिर्फ इस आयरन पिलर को उसने इस पर एक्सपेरिमेंट करके उसने बहुत देखे कि ये ऐसी क्या चीज है कि ये इसको जंग नहीं लग रहा, ये टूट नहीं रहा, ऐसा क्या लोहा आ गया ये। तो आयरन पिलर के साथ तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। बल्कि आयरन पिलर के साथ एक और बड़ी मजेदार स्टोरी एसोसिएटेड है। पृथ्वीराज चौहान, इनके जमाने में एक किताब लिखी गई, वी आर नॉट 100% श्योर कि इनके रहते लिखी गई, मोस्ट प्रोबेबली उनके बाद ही लिखी गई थी। इस किताब को कहते हैं पृथ्वीराज रासो। ये लिखी थी चंद बरदई ने। अब चंद बरदई ये फरमाते हैं कि मैं पृथ्वीराज का बचपन का दोस्त हूं, मैं बचपन से पृथ्वीराज के साथ घूम रहा हूं और पृथ्वीराज की पूरी हिस्ट्री उन्होंने अपनी तरफ से लिखी, बायोग्राफी एज एन आई विटनेस। वो ये भी लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जो है तराई में 2-3 बार लड़ाई हुई, ऐसे ऐसे उन्होंने ब्रेवरी से मोहम्मद गोरी को हराया और फिर मोहम्मद गोरी जो है वो एक बार धोखे से काबिज हो गया और उसने पृथ्वीराज को पकड़ लिया, गिरफ्तार करके वो ले गया अफगानिस्तान। वहां ले जाकर उसे पता चला कि पृथ्वीराज तो शब्द भेदी बाण चलाते हैं और उसने पृथ्वीराज की आंखें जो है वो फुड़वा दी और कहा कि चलो अब तुम बाण चलाओ। और तब वो लिखते हैं चंद बरदई कि मैंने पृथ्वीराज को, मैंने मोहम्मद गोरी को कहा कि सुल्तान मैं आपकी शान में कसीदा पढ़ना चाहता हूँ। सुल्तान ने इजाजत दे दी। तो चंद बरदई ने वहां पर पढ़ा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है बच्चू को चौहान। और चौहान को डायरेक्शन मिल गई, उन्होंने उधर घूम के तीर चलाया और मोहम्मद गोरी को मार दिया। बहुत फेमस स्टोरी है। सिवाय चंद बरदई के आज तक ये स्टोरी और किसी ने नहीं बताई। चंद बरदई, खुद चंद बरदई का जिक्र और किसी ने नहीं किया, सिर्फ चंद बरदई ही करते हैं। मोहम्मद गोरी अपना डेली रिकॉर्ड मेंटेन करता था, डेली वो डायरी मेंटेन करता था। उसने कहा है मैंने 2 बार अटैक किया है, पहले अटैक में मैं हारा हूं, दूसरे अटैक में उसने स्ट्रेटेजी बनाई, फौज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला, पूरी डिटेल लिखी है उसने कि पहला हिस्से ने तराई में सामने से अटैक किया, 3 हिस्से उसने 3 डायरेक्शन से पीछे से भेजे, पूरा वो घूमकर आधे एक दिन का सफर करके पीछे से आए। और जब पृथ्वीराज चौहान की फौजें इधर लड़ रही थी तो उन्होंने पीछे से धीरे धीरे उनको काटना मारना शुरू किया, एंड दैट्स हाउ दे वर एबल टू रीच पृथ्वीराज चौहान। और उन्होंने लिखा, उसने, गोरी ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को मारकर तराई में फेंक दिया। और जितने और हिस्टोरियंस कंटेम्पररी और उसके बाद के वो यही लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को तराई में मार दिया गया। उसकी बॉडी का आगे क्या हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। चंद बरदई कहता है नहीं जी वो तो वहां ले जाकर ऐसे ऐसे उसके साथ किया गया, जिसके बाद और फिर कई तरह की हिस्ट्री शुरू हो जाती है। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाता। वी हैव अ लॉट टू कवर इन दिल्ली इटसेल्फ। चंद बरदई ये भी कहते हैं कि ये जो आयरन पिलर लगा हुआ है, ये आयरन पिलर जो है, इसके साथ वो एक स्टोरी लिखते हैं कि जब अनंगपाल तोमर यहाँ आए तो उनको ये पिलर पहले से यहाँ पर दिखा और उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो सबने बताया कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और शेषनाग के फन पर उसको टिकाने के लिए जो कील लगाई गई है ये वो कील है। तो अगर आप ये कील हटा देंगे तो पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन से लुढ़क जाएगी। तो अनंगपाल तोमर ने कहा ये क्या मजाक है, आप निकालिए इस कील को।
तो पंडितों ने बहुत मना किया, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये कील निकाल दी पृथ्वी लुढ़क जाएगी, प्रलय आ जाएगी, दिस एंड दैट। बट अनंगपाल वाज लाइक नहीं, मुझे तो ये निकाल के देखना है क्या ये। तो खुदाई की गई और इसको बाहर निकाल लिया गया। जब इस पिलर को बाहर निकालते हैं तो पिलर का जो बेस था वो कहते हैं उस समय रेड कलर का था, उन्होंने रेड पेंट था उस पे। जैसे ही रेड पेंट देखते हैं तो सब शोर मचा देते हैं, ओहो ये तो शेषनाग के फन का खून है, आपने सचमुच में वो कील निकाल दी है, बस अब देखिए किसी भी मोमेंट प्रलय आ जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। लो जी, अब अनंगपाल भी डर जाते हैं, कहते हैं फटाफट वापस लगा दो। ये स्टोरी पृथ्वीराज रासो में ही लिखी हुई और कहीं इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। तो कहते हैं जी फटाफट आप वापस लगा दीजिए। जब वापस लगाया जाता है तो ये कील जो है वो ढीली रह जाती है। तो चंद बरदई ये कहते हैं कि इसी की वजह से इस जगह का नाम ढीली किल्ली या ढिल्ली का पड़ा। गड़ गयो किल्ली सही, हिल्लाए करे ढिल्ली सही, फिर व्यास कहे सुन अनंग राय, भवित्व बात मेटी ना जाए। कि ये तुमने जो कील ढीली सी लगा दी है, अब ये बात भविष्य में नहीं मिटेगी, इस जगह को ही ढिल्ली का, फिर आगे लिखते हैं वो कि इस जगह का नाम ही ढिल्ली का पड़ गया, ढीली किल्ली से, और ये दिल्ली हो गई। तो ऐसे तो न जाने कितनी स्टोरीज हैं। योगमाया माता का मंदिर है, ख्वाजा काकी की दरगाह है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है वो यही है, सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी, लेकिन ये हजरत काकी की दरगाह दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके नाम पर कुतुब मीनार रखा गया, वो डिबेट अलग है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई कि इल्तुतमिश ने बनाई, किसके नाम पे क्या। बहरहाल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो योगमाया माता है, जो भगवान कृष्ण की सिस्टर है, रात को जब भगवान कृष्ण का बर्थ होता है तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है उनकी कजन से, जिनका नाम योगमाया या महामाया है। उनका मंदिर दिल्ली में है, जिसकी वजह से इसे योगमाया, योगिनीपुरा भी कहा जाता था, और मेहरौली में ही है। और योगमाया माता के मंदिर, योगमाया माता को मेहरा वाली माई भी कहा जाता है। तो एक थ्योरी ये निकल के आई कि मेहरा अली की वजह से इस जगह को मेहराली या मेहरौली कहा गया। बहुत सारे लोगों ने फिर ये कह दिया नहीं जी, ख्वाजा काकी की दरगाह है तो मेहरे वली की वजह से ये मेहरौली हुआ। फिर कहा कि नहीं, दिल्ली में 22 ख्वाजाओं का वास है, यहाँ पर 22 ख्वाजाओं की दरगाहें हैं, तो दिल्ली जो है वो 22 ख्वाजाओं की दहलीज है, तो दहलीज से दिल्ली वर्ड आता है। तो इतनी स्टोरीज हैं दिल्ली के नाम को लेके। मेरा यूट्यूब पे एक सेशन है कि दिल्ली को दिल्ली क्यों कहते हैं, जिसमें मैंने यही सारी स्टोरी सुनाई 10-15 मिनट तक, सिर्फ मैं ये स्टोरी से पूरी इसमें सुनाई है कि दिल्ली नाम आता कहाँ से है। बहरहाल ख्वाजा काकी के बारे में इतना बता देता हूं मैं, चिश्तिया सिलसिले के 5 सूफी संत हुए हैं भारत में। शुरुआत होती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से, जो अजमेर में जिनकी दरगाह है, अजमेर शरीफ हम जानते हैं। उनकी गद्दी पर बैठते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा काकी मेहरौली। इनके बाद इनकी गद्दी पर बैठते हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, बाबा फरीद, जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब में भी है। बाबा फरीद के श्लोक हमने बहुत सुने होंगे। तो बाबा फरीद की दरगाह पाकपटन में है। बाबा फरीद के बाद इनकी गद्दी पर बैठते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन जो पहले घियासपुर था, फिर वो निजामपुर हुआ, निजामपुर से निजामुद्दीन बस्ती हुआ, अभी उसे हजरत निजामुद्दीन उस जगह को कहा जाता है, वहां निजामुद्दीन की दरगाह है। और इनकी गद्दी पर बैठते हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली, जो दिल्ली में जो चिराग दिल्ली का इलाका है वहां पर इनकी श्राइन है। तो चिश्तिया सिलसिले के जो 5 पिलर इंडिया में है उनमें से 3 दिल्ली में ही हैं। बल्कि इंडिया क्या, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो सो दिल्ली कई लहजों से, कई एंगल से इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो सबसे पहला मकबरा बनाया गया हिंदुस्तान के अंदर, मौजूदा हिंदुस्तान में, वो भी दिल्ली में है। उसे सुल्तान गारी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि गार एपिग्लॉटिस से गायन प्रोड्यूस करना, हमारे पास इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ये साउंड नहीं है, इंग्लिश में ये साउंड नहीं है, तो जब इसको लिखा गया तो लोगों ने इसे सुल्तान गढ़ी पढ़ना शुरू कर दिया। दिखती भी कुछ किले नुमा स्ट्रक्चर ही है, तो सब इसको सुल्तान गढ़ी बुलाने लग गए। जबकि अरबिक द क्रिप्ट, और यहाँ पर अगर आप देखें साइड से आपको सीढ़ियां नजर आ जाएंगी, सेंटर में जो स्ट्रक्चर बना हुआ उसके बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा सा वो है, जहां से नीचे उतरकर अंदर क्रिप्ट में जाना होता है, जहां पर एक्चुअली टूम्ब है नसीरुद्दीन महमूद का, हु वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश। तो अल्तमश के बेटे की एक्चुअल में कब्र है वसंत कुंज के अंदर, जीडी गोयनका स्कूल के बिल्कुल सामने, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के बगल में। दैट्स द ओल्डेस्ट टूम्ब इन इंडिया, सुल्तान गारी। और कभी आप अंदर जाएं, बहुत बढ़िया नजारा मिलेगा आपको। सारे पिलर्स पे स्वास्तिक बने हुए मिलेंगे, अब बनाए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं।
कब्र पे जहां एक तरफ कोई मुस्लिम खड़े होकर फातिहा पढ़ रहा होगा, वहीं कोई हिंदू आरती की थाली लेके आ रहा होगा और साथ खड़े होकर अपनी पूजा करेंगे अपने अपने तरीके से। बहुत कॉमन चीज है यहाँ पर। पिलर्स के ऊपर जहां जो भी इस्लामिक रेफरेंसेस की चीजें हैं वो भी टंगी हुई हैं और हिंदू रेफरेंस वाली भी टंगी हुई है। आसपास रंगपुर, मलिकपुर, ये जो गांव है, इन गांवों में जब शादी होती है तो दुल्हन तब तक चूल्हा चौका नहीं कर सकती जब तक यहाँ के पीर बाबा के माथा ना टेक ले। पीर बाबा बोला जाता है इस जगह को। और बाकायदा शादी के जोड़े में ढोल बाजे के साथ दुल्हा दुल्हन आते हैं। आई वॉज लकी एनफ टू विटनेस वन सच इंसिडेंट, जहां पर ये एक कपल आया और इन्होंने अंदर माथा टेकने के बाद बाहर आके कंगना खेलना, छड़ी वाली, वो जितनी भी गेम्स वगैरह जो शादियों में जो करते हैं वो सब, देवर भाभी की नोकझोंक, वो सब इसके बाहर हुआ। और बाकायदा म्यूजिक बजाया गया, उनके ढोल थे, अपना वो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए हुए थे, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट द डीजे काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोकल बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो बहुत ही बढ़िया एक नजारा मुझे वहां देखने को मिला। जब मैंने इन लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस ओवर हियर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो भी इस एरिया में रहते हैं वो सब के सब यहाँ आते ही आते हैं। स्लेव डायनेस्टी के दौर की हम बात कर ही रहे हैं, अल्तमश के दौर की, उसी टाइम पर ये स्ट्रक्चर भी बनता है। और जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं कुतुब मीनार और पूरे इस कॉम्प्लेक्स की, ये तस्वीर भी बहुत खास है। इसमें जो आयरन पिलर है वो हमें 5th सेंचुरी का आयरन पिलर है, विक्रमादित्य के टाइम का। उसके पीछे की तरफ छोटे छोटे पिलर्स नजर आ रहे होंगे आपको, जो ओवर ए पीरियड ऑफ 700 to 800 ईयर्स जितने भी टेम्पल्स बने थे उनसे रैंडमली लिए गए हैं। आगे पिलर के ऊपर की तरफ से एक बड़ी आर्च नजर आ रही होगी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई हुई है। साइड में जो कुतुब मीनार है उसकी पहली 3 मंजिलें अल्तमश की बनाई हुई हैं, ऊपर की 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक की बनाई हुई हैं, और पूरी पे लोधी के टाइम पे रिपेयर वर्क किया गया था। उसके बगल में एक छोटा सा डोम नजर आ रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बनाया गया था, जो अलाई दरवाजा कहलाता है। और ये तस्वीर ली गई थी सुपर मून के टाइम पे, तो अगले 1000 साल में ये शॉट दोबारा नहीं मिलने वाला। So in my heritage photography club we do these kind of things also. हम लोग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं कोई भी फोटो खींचने से पहले। इस एक फोटोग्राफ के लिए हमने कई महीनों तक प्लानिंग की थी। हमें पता था सुपर मून होने वाला है, किस एंगल पे होगा, मून किस पोजीशन पे होगा, कहाँ से अच्छी तस्वीर आ सकती है। सो वी फिगर्ड आउट कि ये वाला एंगल है। मैं और मेरे कुछ एक दोस्त वहां गए, हमने अलग अलग लोकेशन डिसाइड की। मैंने ये लोकेशन चूज की क्योंकि मुझे पता था कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री मैं इसी पॉइंट पे खड़े होकर कैप्चर कर सकता हूँ, जिसमें सारा कुछ बीच में कवर अप हो जाएगा एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बहरहाल ये दौर चल रहा है इनका, और इसके बाद खिलजी का दौर आ जाता है। खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा लेक बनाता है। अगली स्लाइड में यहाँ तुगलकाबाद लिखा आ गया है, प्लीज इग्नोर द टेक्स्ट तुगलकाबाद फॉर अ मिनट। तुगलकाबाद पे भी चलते हैं। उससे पहले आपको एक ग्रीन पैच नजर आ रहा होगा जिसके बीच में थोड़ा सा ब्लू कलर है, और उसके पीछे आपको एक दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो वो एक गोल, एक ओवल एक सिटी बनाता है। दुनिया में किसी भी मुस्लिम द्वारा बनाई गई ये पहली ओवल सिटी थी, और इसका नाम रख दिया जाता है दारुल खिलाफत। सो दारुल खिलाफत इज नॉट अ नेम, दारुल खिलाफत इज मोर ऑफ अ टाइटल। जहां भी खलीफा बैठता है उसे दारुल खिलाफत कहा जाता है, और वैसे भी तुर्की में और फारसी में कैपिटल को दारुल खिलाफत बोलते हैं। सो सिंस दिस वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम, दिस वाज कॉल्ड दारुल खिलाफत। और जब मंगोलिया से सिपाही अटैक करते हैं तो मंगोल्स, जिनको की खिलजी के रिकॉर्ड से मुगल्स लिखा गया है, तो उस समय जब मुगल अटैक करते हैं, पहला जो मुगल हमला होता है खिलजी दौर का, उसमें 8000 मुगल या मंगोल सिपाहियों के सर काट के इस दीवार पे टांगे जाते हैं। तब से इसका नाम पड़ जाता है सिरी, जिसे अब हम सिरी फोर्ट कहते हैं। इसके आगे वो बागे आलम बनवाता है, और बागे आलम के अंदर हौज खास। तो जो हौज खास, हौज मीन्स टैंक, खास मीन्स बिग, तो हौज खास और बागे आलम में अब डियर पार्क है, ग्रीन पार्क है, हौज खास एनक्लेव है, ये पूरा इलाका बागे आलम का हुआ करता था। अंदर अगर आप जाएंगे तो बागे आलम का गुंबद आज भी एग्जिस्ट करता है वहां, उसे बागे आलम का गुंबद ही कहा जाता है। बल्कि डियर पार्क के अंदर कितने ही मॉन्यूमेंट हैं। अब डियर पार्क के अंदर हमारे पास एक काली गुमटी है, तोहफे वाला गुंबद है, बागे आलम है, मुंडा गुंबद है। बल्कि अगर आप लेक के चारों तरफ वॉक करें तो आप देखेंगे लेक के साइड पे छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक टूम है, उसके ऊपर डोम नहीं है, उसे मुंडा गुंबद कहते हैं। तो दिल्ली के 2 मुंडे गुंबद में से एक वो है।
किसी जमाने में वो लेक के सेंटर में हुआ करता था, लेक उसके चारों तरफ थी, तो लेक आज की डेट में अपने 1/5 साइज पर आ चुकी है। सो ये सिरी फोर्ट और ये मुंडा गुंबद का जो एरिया है वो सॉरी ये हास खास और ये एरिया पूरा खिलजी के टाइम पे डेवलप होता है। उसके आगे चल के मुबारक खिलजी आता है, तो उसका जो आर्मी चीफ है गाजी मलिक, वो मुबारक खिलजी को बोलता है कि बादशाह सलामत जी, जो पीछे बड़ी पहाड़ी है क्यों ना उस पर एक बड़ा किला बनाया जाए। तो खिलजी, मुबारक खिलजी मजाक मजाक में उसको बोल देता है कि जब तू बादशाह बनेगा, सुल्तान बनेगा, बनवाता रहियो। अब हिस्ट्री को वही मंजूर था। जब खिलजी डायनेस्टी खत्म होती है तो गाजी मलिक, क्योंकि कोई उनकी फैमिली में बचता नहीं है, तो गाजी मलिक जो आर्मी चीफ है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा वही है, उसको उठा के सब लोग राजा बना देते हैं और वो अपना नाम रखता है घियासुद्दीन तुगलक शाह। ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन हिज एंटायर फैमिली टू यूज द वर्ड तुगलक। उससे पहले हमें उसकी ये नहीं कि फैमिली नेम तुगलक चला आ रहा है, उसका नाम गाजी मलिक था, उसने नाम रखा घियासुद्दीन तुगलक शाह। घियासुद्दीन, बल्कि घियासुद्दीन ने भी एक्चुअली तुगलक वर्ड ऐसे यूज नहीं किया, उसके बेटे ने यूज किया मोहम्मद बिन तुगलक लिखकर, उसने तो एक ही बार किया था घियासुद्दीन ने। तो इसने बैठते ही गद्दी पर पीछे वो बड़ा किला बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं इधर, ये तुगलकाबाद का एरिया है। दिल्ली के सभी किलों में से सबसे बड़ा किला तुगलकाबाद का किला है। और जब ये किला उसने बनाना शुरू किया तो एक किस्सा कुछ यूं होता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया उस समय अपनी बावली का काम करवा रहे थे और तुगलक को चाहिए था कि मेरा काम स्पीड से हो जाए, तो सारी लेबर आके मेरा काम कर दो। लोगों ने जाके निजामुद्दीन को कहा कि भाई तुगलक चाहता है कि हम उसके लिए काम करें, तो आप बताइए अब कैसे मैनेज किया जाए। तो हजरत निजामुद्दीन कहते हैं कोई बात नहीं, आप तुगलक का बादशाह का काम कर दीजिए दिन में, रात में आके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरा काम करते रहना। एक दिन एक जो मेसन था, कोई मिस्त्री था, वो सो रहा था। सो फोरमैन ने उसको देखा और फोरमैन ने पूछा कि भाई ये सो क्यों रहा है, तो पता चला कि ये लोग रात को वहां काम करते हैं, तो इसकी आंख लग गई, थका हुआ था। बात बादशाह तक पहुंची तो तुगलक को बहुत गुस्सा आया। तुगलक ने क्या किया, तुगलक ने कहा एक काम करो, दिल्ली में तेल पर पाबंदी लगा दो, ना होगा तेल, ना दिए जलेंगे, ना चिराग जलेंगे, ना रात को काम होगा बिना रोशनी के। लोग गए हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास कि औलिया ये अब हम क्या करें ख्वाजा, यहाँ तो तुगलक ने तेल पर पाबंदी लगा दी है और आम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, ऐसा माना जाता है कि उस समय उन्होंने कहा या रहे हिज्जर या बसे गुज्जर, और इसका एक दूसरा वर्जन है या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर, कि ये जो शहर ये बनाने की कोशिश कर रहा है या तो ये उजड़ जाएगा या फिर अगर यहाँ कोई बसेगा तो सिर्फ गुजरों का, भेड़ बकरियों चराने वालों का ही एक बस्ती बस पाएगी, ज्यादा कुछ यहाँ नहीं हो पाएगा। और मजे की बात, ये शहर जो तुगलक ने बनाया वो आज भी उजड़ा हुआ है, वो एक दिन भी नहीं बस पाया, बल्कि खुद तुगलक के जो टूम्ब है वो भी शहर के अंदर नहीं है, वो भी शहर के बाहर लेक में है, वो कभी यहाँ पर आ ही नहीं पाया। और यहाँ पर जो अंग्रेजों के टाइम के रिकॉर्ड्स हैं उनसे, क्योंकि मुगलों के टाइम पे ये जगह आबाद हुई थी, लेकिन सिर्फ फौज आके यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकी थी, वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए। अंदर उनकी मस्जिद वगैरह बनी हुई है टेम्पररी। फरीद मुर्तजा खान ने ये एरिया डेवलप किया था जिसके नाम पे फरीदाबाद है। तो अंग्रेजों के टाइम पे हमें रिकॉर्ड मिलता है कि यहाँ पर गुजरों की एक बस्ती है अंदर, जो अभी जैसे तारा अपार्टमेंट से लेके जो साइड का जो पूरा एरिया आ जाता है, इस इलाके में कहीं गुजरों की एक बस्ती है। और दूर दूर से लोग तुगलकाबाद को देखने आते हैं क्योंकि कुछ पत्थर यहाँ पर इतने बड़े हैं। एक पत्थर का जिक्र आया अंग्रेजों के टाइम पे जो 14 फीट लंबा है। 14 फीट लंबा पत्थर कहीं से खोदना, काटना, लेकर यहाँ आना और लगाना अपने आप में उस समय का एक बहुत बड़ा मार्वल था, ये वो मुमकिन कर पाए। उस पत्थर को और उस ऐसी चीजों को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। और एक गुजरों की बस्ती इसके अंदर बस रही है जो सिर्फ उन लोगों के आने की वजह से, जो टूरिज्म यहाँ हो रहा है उस पर वो सरवाइव कर रहे हैं। सो वही बात हजरत निजामुद्दीन औलिया की कह सकते हैं उनकी पूरी हो गई कि या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर। घियासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी इस जगह का इस्तेमाल नहीं किया, उसने एक अपना अलग शहर बनाया। उसने क्या किया, जो किला रायपिथौर और सिरी, ये दो इलाके थे, इनको आपस में कनेक्ट करके उसने जहांपना बना दिया। तो ये जो अभी आप ब्लू शेडेड एरिया देख रहे हैं, और अभी भी देखिए दिल्ली कितने इलाके में सीमित है। मैप में पूरा यूज कर रहा हूँ बट बाकी का कभी दिल्ली था ही नहीं। दिल्ली ये छोटा सा ही इलाका चला आ रहा है और अभी हम
1300 समथिंग तक तो हम लोग आ ही चुके हैं। सो उसने जहांपना बनाया, जहां पर उसने अपना ये पैलेस बनवाया, इसे कसरे हजार सुतूं इब्न बतूता ने लिखा है। तो जब इब्न बतूता दिल्ली आता है, वो यहाँ का काजी, 1 साल के लिए इब्न बतूता दिल्ली का काजी हुआ था, चीफ जस्टिस। और बाद में तुगलक को उस पर शक हुआ तो वो अपने जूते उतार के नंगे पांव यहाँ से भागा था, जूते बगल में दबा के, और वहीं से वो गाने की लाइन उठाई गई है कि इब्न बतूता बगल में जूता था। सो वो जो स्टोरी है वो इसी जगह से, कसरे हजार सुतूं, द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, एसोसिएटेड है। अब ये सर्वप्रिय विहार में, जो सर्वप्रिय विहार क्लब है उसके बिल्कुल सामने इसका गेट है। बल्कि अगर आप सर्वप्रिय विहार क्लब कभी जाएं मालवीय नगर में, तो आप गाड़ी इसी के गेट के आगे खड़ी करेंगे, वो उसका बैक गेट है। दूसरी साइड से फ्रंट गेट है, जहां से कालू सराय की तरफ से, जहां पर वो सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो कोचिंग कराते हैं IIT वगैरह की, वहां से इसका मेन गेट है। वहां पे भी बहुत बड़ी सारी पार्किंग है। यू कैन इजिली कम एंड विजिट दिस प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। इसके आसपास की मस्जिद, इसमें मस्जिद भी बगल में, बेगमपुर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। फिरोज शाह तुगलक आ जाता है इसके बाद, और फिरोज शाह तुगलक को ये, अब इस पूरे इलाके के आसपास बहुत सारे गांव बस चुके हैं, और यहाँ पर पूरी जो है वो इतने एरिया में भीड़ वगैरह काफी हो चुकी है। सो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, वो कहता है मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, ये भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, किलोकड़ी वगैरह ये सब गांव पूरे फुल अपने पीक पर हैं। तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ से दूर एक अलग शहर बसा देता है, जिसे फिरोजाबाद कहा जाता है। तो फिरोजाबाद दूर यमुना के किनारे बसाया जाता है, ताकि वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर जा सके। लेकिन ये सारी भीड़ वहां मूव कर जाती है। सो फिरोजाबाद, जिसके अंदर की जो उसका जो पैलेस है, उसे फिरोज शाह कोटला, कोटला फिरोज शाही कहा जाता है, आज भी मौजूद है। उसके आगे भी एक स्टेडियम बन गया जिसके जो ज्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन अंदर उसका वो पिरामिड स्ट्रक्चर, जिस पर अशोका का पिलर वो जगाधरी से, अंबाला के पास से लेकर आया था, वो उसने लगवाया था, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। एक और पिलर वो मथुरा से लेकर आया था, वो उसने लगवाया है कुश के जहानुमा, उसका जो दूसरा पैलेस है दिल्ली में, विच इज बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल आज की डेट में। तो बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल और ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पीछे की जगह, ये दो उसके पैलेसेस हुआ करते थे, और ये उसका शहर इतने एरिया में फैला हुआ था। दोनों जगह पर उसने पिलर्स लगवा के, अशोकन पिलर लगा के अपनी टेरिटरी मार्क की थी, और इसके अंदर टनल्स बनवाई थी। तो मेरी जो बुक बाउलीज पे है, उसमें मैंने उसका जिक्र किया है, क्योंकि वो टनल बाउली टू बाउली ही चलती थी, जो अंग्रेजों ने बाद में ढूंढी और फिर उन्होंने उस पर अपनी रिसर्च की। इसी टाइम पर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के टाइम, फिरोज शाह तुगलक इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। कितनी नहरें खोदी, उसको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। उसको कितना एरिया मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने जो कैप्चर करके अपनी एम्पायर बनाई थी, आधे से ज्यादा इलाका इसके टाइम में छूट गया। इसने परवाह नहीं की, कहता कि मैं उनसे लड़ने नहीं जाऊंगा, मेरे पास जो है मैं उसको बचाऊंगा। तो इसने बहुत तरह के रिफॉर्म्स जो है वो इंप्लीमेंट किए। ही मेड श्योर हर आदमी को पानी मिले, खाना मिले, सराय बनवाई, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, बावलियां बनवाई, बहुत ज्यादा इसने काम किया है। मस्जिदें जगह जगह बनवाई, और हर जगह कुछ ना कुछ नया यूनिक कर देते थे ये लोग। इसका जो प्राइम मिनिस्टर था जुनान शाह तेलंगानी, उसको काम दिया गया दिल्ली में मस्जिदें बनाने का। उसने 7 ऐसी मस्जिदें बनाई जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड जो आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स थे उनको ओपनली चैलेंज किया। कहता कि मैं एक ऐसी मस्जिद बनाऊंगा कि मैं छत डाल दूंगा, और छत मतलब ऐसे 100 फीट बाय 200 फीट बाय 200 फीट का कमरा बना के उस पर छत डाल दूंगा। सब लोगों ने उसका मजाक बनाया, बट ही डिड इट। व्हाट ही डिड, उसने बहुत सारे पिलर्स लगाए और पिलर्स पे डोम्स लगा दिए। तो एक एरे ऑफ डोम्स बनने की वजह से 200 फीट बाय 200 फीट का स्ट्रक्चर बन गया, छत बन गई। लेकिन उसमें सफोकेशन हो सकती थी, तो 4 बड़े वेंट रख दिए। चारों वेंट से हवा तो अंदर आ सकती थी, लेकिन कॉर्नर जो है उनमें सीलन और डैम्पनेस बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसने दीवारें हटा के ऐसे डिजाइन किया कि दीवारों की जगह खिड़कियां लगा दी। उसका नाम ही खिड़की मस्जिद पड़ गया। तो अभी जो खिड़की का इलाका है सिलेक्ट सिटी वॉक के बिल्कुल सामने, खिड़की मस्जिद आज भी एग्जिस्ट करती है। पहली पिक्चर वहीं की है। उसने कला मस्जिद बनवाई, जो 2 कला मस्जिद है, एक फिरोज शाह कोटला के पास है, सॉरी तुर्कमान गेट के पास है, और एक निजामुद्दीन बस्ती के अंदर है। उसने बेगमपुर मस्जिद बनाई, जो मालवीय नगर में बेगमपुर का इलाका है, जिसमें उसने कहा कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची दीवार बनाकर दिखाऊंगा। सो बॉटम रो में पहली पिक्चर बेगमपुर की है। इतनी ऊंची दीवार उस समय तक किसी ने देखी नहीं थी, बल्कि जब तैमूर, इसके कुछ सालों के बाद जब तैमूर अटैक करता है, वो ये मस्जिद देख के इतना ज्यादा मेस्मराइज हो जाता है कि जिन लोगों ने ये मस्जिद बनाई थी 40-50 साल पहले, वो या उनकी फैमिलीज अभी भी इस एरिया में रह रही थी।
इनको यहां से पकड़कर वो उज्बेकिस्तान लेकर जाता है और समरकंद के अंदर इसकी रेप्लिका बनाने को बोलता है। तो समरकंद में जो बीबी खानम मॉस्क है, जिसे हम ब्लू मॉस्क कहते हैं, इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ बेगमपुर मस्जिद ऑफ दिल्ली। बस वो ब्लू कलर में है, ये व्हाइट कलर में है, प्लास्टर में। इंडिया का जो पहला ऑक्टेगोनल टूम है वो इसी दौर में बनाया जाता है। जुनान शाह तेलंगानी अपने फादर खाएं जहां मकबूल तेलंगानी के लिए बनाता है, निजामुद्दीन बस्ती के अंदर ये है। सो ये सारी डेवलपमेंट होती है। इसके बाद तैमूर आ जाता है। तैमूर दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और 16 साल तक कोई राजा नहीं है दिल्ली में। किसी को नहीं पता दिल्ली कोई शहर है भी नहीं है, कहाँ बसता है, कोई परवाह नहीं करता। सैयद और लोधी वो आते हैं, वो देखते हैं खाली पड़ी है जगह, वो रूल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आगरा से रूल करते हैं और दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं बस। इसके बाद जब बाबर आता है तो बाबर भी आगरा से ही रूल करता है। बाबर का बेटा हुमायूं, उसको वो आगरा से रूल शुरू करता है जब शेरशाह सूरी उसको भगा देता है, और शेरशाह सूरी फिर वापस दिल्ली आता है और दिल्ली में शेरगढ़ एस्टेब्लिश करता है, जो हुमायूं ने एक दीनपना एरिया मार्क किया होता है कि मैं यहाँ अपना नया शहर बनाऊंगा, उसको शेरशाह सूरी बनाता है और दिल्ली शेरशाही उसका नाम रखता है। जो आप स्काई ब्लू कलर का देख रहे हैं एरिया, ये दिल्ली शेरशाही का एरिया है जो वो एस्टेब्लिश करता है। और यहाँ पर जो अपना किला बनाता है उसे शेरगढ़ कहा जाता है, जिसे आज की डेट में हम पुराना किले के नाम से जानते हैं। जो शहर की दीवार बनाई जाती है उसके 2 ही गेट अब मौजूद हैं, एक पुराने किले के बिल्कुल सामने और एक फिरोज शाह कोटला के सामने, खूनी दरवाजा और शेरशाह सूरी दरवाजा। इसी दौर में हिंदुस्तान का पहला गार्डन टूम बनाया जाता है, जो अभी हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ईसा खान नियाजी का मकबरा। ये पहला प्लान्ड गार्डन टूम था। इससे पहले कभी भी कोई भी टूम ऐसे नहीं बनाया गया कि उसमें गार्डन प्लान किया गया हो। टूम बन जाता था, आसपास पेड़ पौधे लगा दिए वैसे ही रैंडमली, अलग बात है, एक प्लान्ड गार्डन नहीं बनाया गया था। अब इसके बाद हुमायूं आता है, वो तो 30 दिन का मेहमान रहता है दिल्ली में, पुराने किले में उसकी डेथ हो जाती है। अकबर वो आगरा से, फिर फतेहपुर सीकरी से, फिर लाहौर से राज करता है। जहांगीर लाहौर से राज करता है। शाहजहां लाहौर, काबुल, आगरा इन इलाकों में बैठता है, लेकिन दिल्ली में शाहजहानाबाद बनवाना शुरू कर देता है। तो फिरोजशाह कोटला के ऊपर की तरफ शाहजहानाबाद बनाया जाता है, यमुना के किनारे, जिसमें उस समय का एक बेस्ट शहर वो अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। इसके भी बहुत सारे किस्से बड़े मजेदार हैं कि कैसे बना, कितनी मुश्किलें उनको आई। और सलीमगढ़ का एक किला जो लाल किले के बिल्कुल पीछे है, वो पहले से एग्जिस्ट करता था सलीम शाह सूरी के टाइम से, उसको लाल किले के साथ जोड़ लिया जाता है। लाल किले की जो बावली है, वो बावली पहले से एग्जिस्ट करती थी, वो फिरोज शाह तुगलक की बावली है 300 साल पुरानी, उसको किले के बीच में मिला लिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो अंदर कई मस्जिदें और कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो 200-300 साल पहले वहां मौजूद थे, उनको बीच में मिला लिया जाता है। निगम बोध घाट बहुत मशहूर है, अकबर के टाइम पे वो डेवलप हुआ। हुमायूं के टाइम पे वहां पर मंदिर बनाया गया, जो अभी निगम बोध घाट में जो नीली छतरी मंदिर है, वो हुमायूं के टाइम पे बनाया गया था, आज भी वैसा ही मौजूद है वो। सो ये सारी चीजें, ये सारी डेवलपमेंट्स उनके टाइम पे होती हैं। और मुगलों के ही दौर में यहाँ पर हिंदुस्तान का आखिरी गार्डन टूम बनाया जाता है, जो कि सफदरजंग का मकबरा है। सफदरजंग के मकबरे के बिल्कुल सामने उसका नजफ खां का मकबरा है, वो भी गार्डन टूम है, लेकिन वो टूम कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। सो लास्ट कंप्लीट गार्डन टूम इज द टूम ऑफ मिर्जा मुकीम अली खान सफदरजंग, द नवाब ऑफ अवध। सॉरी। तो उनका जो टूम है वो बनाया जाता है। और मजे की बात है, जो लोधी रोड है, लोधी रोड के एक कॉर्नर पे हुमायूं टूम है, मुगलों का बनाया हुआ पहला मकबरा। दूसरे कॉर्नर पे सफदरजंग टूम है, मुगलों का बनाया हुआ आखिरी मकबरा। दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। जैसे इन्हीं दोनों जगहों पे जो कब्रें हैं, जो सेंटर में जो सेनोटाफ है, सेनोटाफ के ऊपर एक मेल या फीमेल की मार्किंग होती है, जिसे हम कलम या तख्ती कहते हैं। इन दोनों ग्रेव्स पर वो मिसिंग है, दोनों में मेल फीमेल की मार्किंग नहीं है। नीचे क्रिप्ट में ओरिजिनल ग्रेव है, काफी खराब हो चुकी है क्योंकि मिट्टी की बनाई जाती है। ऊपर मार्बल के व्हाइट सेनोटाफ्स हैं और 4 बाग का स्ट्रक्चर है, गार्डन फाउंटेन्स वगैरह लगा के। दिल्ली में मुझे नहीं ध्यान कहीं और कोई ऐसा टूम हो जिसके गार्डन में फाउंटेन्स लगाए गए हो। इन्हीं दोनों में है और ये पहला और आखिरी है हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि साउथ एशिया में कहीं भी, मुगलों द्वारा, नॉट द अदर मुस्लिम किंग्स। खैर इसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेज जो है वो अपना इतने एरिया को कवर करके न्यू दिल्ली बना लेते हैं।
बाकायदा एक दरबार किया जाता है जो बुराड़ी विलेज में होता है, जहां पर अभी बुराड़ी विलेज में वहां पे कोरोनेशन पार्क बना दिया गया है। ये कोरोनेशन दरबार की फोटोग्राफ है। वहां जो पिलर लगाया जाता है उसके ऊपर ये स्लैब उस जमाने से अभी तक लगी हुई है, जब 1911 12 दिसंबर को किंग जॉर्ज V को यहाँ पर किंग ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था, प्रोक्लेम किया गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कैपिटल कलकत्ता चली गई थी टेम्परेरीली अंग्रेजों के टाइम पे। सो वो कैपिटल वापस दिल्ली ले आते हैं और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे वाइस रॉयज हाउस जो आगे चल के राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया में अभी तक का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पैलेस है। अंग्रेजों ने आज तक इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई अभी भी, रॉयल बिल्डिंग कोई। इसके साथ ही वो एक काउंसिल हाउस बनाते हैं जिसके अंदर 3 हाउसेस बनते हैं, द अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोअर हाउस, द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ प्रिंसेस। तो जो प्रिंसेस चैम्बर था उसमें इंडिया की जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ के जो राजा थे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी। उन्होंने एक बार मीटिंग की थी, उसके बाद भारत आजाद हो गया, वो लोग दोबारा कभी मिले ही नहीं। एक बार वो पूरा का पूरा हाउस ऑफ प्रिंसेस मिला था और उसके बाद अगली मीटिंग के लिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था, उसके बाद भारत ही आजाद हो गया। तो वो जो एक कमरा खाली कर लिया गया, अब उसको लाइब्रेरी बना दिया गया है। अब तो खैर वो सब तोड़ ही रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस और ये सेक्रेटेरिएट ये तो सब प्लान में आ गया कि ये सब पूरा साफ करके बाहर का शायद सर्कल छोड़ेंगे, लेकिन अंदर से पूरा पार्लियामेंट हाउस तोड़ दिया जाएगा। वो जो भी मोदी जी का प्लान है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने ग्रेट इंडिया वॉर मेमोरियल बनाया, जो आगे चल के इसका नाम इंडिया गेट रख दिया गया। किसी जमाने में इसके नीचे से गाड़ियां निकलती थी। इसके आगे जो छतरी है उसमें किंग जॉर्ज का स्टैचू लगाया गया था, जो भी कोरोनेशन पार्क में पड़ा हुआ है, मूव कर दिया गया यहाँ से। उसके आसपास गाड़ियां घूमती थी। फिर बाद में जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे यहाँ अमर जवान ज्योति लगाई गई, तो फिर गाड़ियों को इससे बाहर ही रोक दिया गया और बाहर वाला सर्कल बना लिया गया। अंग्रेजों के टाइम पे जब ये स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो रहा था, ये गेट वगैरह बनाए जा रहे थे, तो आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उन राजाओं को इस हिसाब से दी गई कि कौन कितना अंग्रेजों के करीब है। अंग्रेजों के सबसे ज्यादा करीब थी हैदराबाद की रियासत। तो क्लॉकवाइज अगर आप इंडिया गेट पे खड़े होंगे और राष्ट्रपति भवन को देखेंगे, क्लॉकवाइज पहली बिल्डिंग इज हैदराबाद हाउस। और आप बिल्डिंग्स काउंट करते जाइए, वो सारी 21 गन सैल्यूट आपको मिल जाएंगी। बड़ौदा हाउस है, उसके अंदर जोधपुर वगैरह के हैं, ये 21 गन सैल्यूट्स हैं। बीच में 1-2 हैं जो आपको 19 गन सैल्यूट वाली मिलेंगी। इसकी अगली लेयर में 19 गन सैल्यूट और 17 गन सैल्यूट वाली स्टेट्स हैं। उसके बाहर वाली लेयर में 15 गन सैल्यूट, उसके बाहर 13 गन सैल्यूट, 11 गन सैल्यूट। अब बाहर को फैलते जाइए, ओहदे के हिसाब से रियासतें कैसी छोटी होती जा रही हैं वो आपको आराम से पता चल जाएगा। सुमंता भौमिक जी की किताब है द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, प्रिंसली पैलेसेस ऑफ दिल्ली। उसमें इसके बारे में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये उस समय इस एरिया को ऐसे प्लान किया गया था। और जो आगे छतरी है, छतरी में महात्मा गांधी का स्टैचू लगाने का सोचा था कांग्रेस ने, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई कि महात्मा गांधी जी की हमने एक आइकन एक तैयार कर लिया है कि हमेशा हम उनकी जो बनाते हैं या तो बैठे हुए सुखासन या फिर चलते हुए जिसमें एक टांग आगे एक पीछे और छड़ी पकड़ी हुई है। ये 2 ही पोज हैं जो महात्मा गांधी जी के अप्रूव्ड पोज है। ये दोनों पोज छतरी में फिट नहीं हो रहे थे। बैठाने वाला पोज बनाते थे तो घुटने बाहर जा रहे थे, ऑड लग रहा था। खड़े करने वाला बना रहे थे तो वो पोजीशनिंग ठीक नहीं हो रही थी। ही हैज टू स्टैंड स्ट्रेट अटेंशन पोजीशन में, छतरी छोटी है तभी वो फिट बैठेगा, विच कांग्रेस डिडंट अप्रूव कि वो डिजाइन मतलब इंपैक्टफुल नहीं था। तो वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, खाली पड़ी हुई अभी छतरी। अब देखिए अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि अभी प्लान में वो एरिया भी शामिल कर लिया गया है ऑल्टरेशन के अंदर। A quick look at the dynasties that have ruled over Delhi. We start with the Tomars, क्योंकि इससे पहले की हमारे पास authentic information नहीं है। Tomars 19 राजा 444 साल, then we have Chauhans for 12 years, Ghorid dynasty for 14 years, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी जिंदा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बादशाह नहीं डिक्लेयर किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बाद किंग बनता है, फिर 5 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। जब वो किंग बनता है तो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है, मामलुक डायनेस्टी। और उसके बाद खिलजीज आते हैं, फिर तुगलक आते हैं, फिर तैमूर आ जाता है, फिर लोधी आते हैं सिर्फ 2 महीने के लिए। सैयद टेक ओवर कर लेते हैं, दे स्टे हियर फॉर 37 years and that's when Lodhis return and they stay for 75 years. Then मुगल कम only for 14 years और तब शेरशाह सूरी जो है वो टेक ओवर कर लेता है। फिर मुगल वापस आते हैं, फिर वो 302 साल और रहते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है 19 साल के लिए, 1857 से लेके
1876 तक, जब क्वीन एम्प्रेस विक्टोरिया को इंडिया की क्वीन डिक्लेयर किया जाता है और सारा का सारा कंट्रोल जो है वो विक्टोरिया के पास चला जाता है. सो शी कम्स फ्रॉम हाउस ऑफ हैनोवर. 25 साल के बाद चेंज होते हैं, हाउस ऑफ सेक्से कोबर्ग एंड गोथा आ जाता है. वो 9 साल के लिए किंग एडवर्ड रहते हैं. एंड देन इट मूव्स टू हाउस ऑफ विंडसर, जहां से अंग्रेजों का राज दिल्ली में खत्म हो जाता है. तो 15 डायनेस्टीज हैं जिन्होंने दिल्ली पर राज किया है, और ये शहर हैं जो मुख्य दिल्ली में बनाए गए. इंद्रप्रस्थ का जिक्र आता है, अंदाजा जरूर लगाया जाता है. उसके बाद दिल्ली का जो राजा ढिल्लू या दिलीप के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया, दिल्ली का जहां से दिल्ली वर्ड आया. लालकोट जो अनंगपाल तोमर ने बनाया. फिर किला राय पिथौरा बनता है. किलोकड़ी जो किल्लूगढ़ी के नाम से पहले जाना जाता था, वो उसे आश्रम के पास जो किलोकड़ी है उस नाम से जानते हैं. दारुल खिलाफत को बमसिरी कहते हैं. फिर तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, दिल्ली शेरशाही, शाहजहानाबाद और न्यू दिल्ली जो अंग्रेजों ने बनाई. अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ द एंटायर मैप. कैसे हम स्टार्ट हुए, लालकोट, किला राय पिथौरा, कुछ दूर सिरी, पीछे तुगलकाबाद, फिर वापस इसी जगह पर आके जहांपना, फिर बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में जाके कोटला फिरोजशाह जो एक अलग दूर दराज एक शहर बनाया गया था और 1-1.5 दिन की जर्नी हुआ करती थी उस शहर से इस शहर आने के लिए. बगल में दिल्ली शेरशाही, और उसके बाद शाहजहानाबाद, शाहजहाना के बाद के बाद न्यू दिल्ली. सो दैट्स हाउ दिल्ली evolved. I've tried to do a very short session. Normally मैं ये सेशन 2-2.5 घंटे में करता हूँ. मैंने कोशिश की है कि जितना ज्यादा आपको बता सकूं थोड़े से टाइम में मैंने बताया. If you have any questions or comments, I'm happy to discuss and answer. Awesome. It's speechless. We are all speechless, Vikramjit. What you have accomplished in such a little while. तो chat पे कुछ questions हैं, वो मैं पढ़ देते हैं. सजना, are you there? Okay. So, yeah. So everybody. So with any question, everybody's actually engrossed in listening and just. Oh. विक्रमजीत, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे. विक्रमजीत, हाँ जी. आपने जो बताया है कि मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, पर पिलर वहां से लाए और पिलर यहाँ से लाए, और इन्होंने अपना अशोकन पिलर के बीच में अपना दायरा बना दिया, है ना. पिलर ऐसे तो नहीं लाए होंगे, कुछ तोड़ के, तबाह करके, नाश करके ही डिस्ट्रॉय. नहीं. ये जो वर्ड, मैम, ये जो वर्ड है ना कि तोड़ के नाश करके, ये वर्ड हमारे पास आता है 1857 के बाद, जब अंग्रेजों ने हमें यही शेयर करना चाहती हूँ आपसे. सीताराम जी गोयल की ये किताबें पढ़ी हैं आपने? What happened to Hindu temples and what happened to Hindu temples? इन्होंने 150 साल पहले, सीताराम जी गोयल हैं, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं. उन्होंने बहुत किताबों में से 2 किताबें लिखी हैं. What happened to Hindu temples 1, What happened to Hindu temples 2. सेकेंडली मीनाक्षी जैन है, इन्होंने लिखी है फ्लाइट ऑफ डेइटीज. जब मंदिर तोड़ते थे तो वो भगवानों को, वो मूर्तियों को कहाँ कहाँ जाती थी. मीनाक्षी जैन, अगर आप जानते हैं तो बहुत फेमस हिस्टोरियन है, अगर आपने सुन रखा है उनका नाम, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ये भी जरूर पढ़ें और आप इनके बारे में भी आइए, आप स्टडी जरूर करें. मैं जो रिकॉर्ड्स पढ़ता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि 1900 से पहले के ही रिकॉर्ड्स में पढूं. सो दिस इज माय सोर्स. तारीख फिरोजशाही, एक तो ये ट्रांसलेशन है, और ये तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की ओरिजिनल फैसिमाइल मेरे पास है रामपुर रजा लाइब्रेरी में. जो मैन्यूस्क्रिप्ट पड़ी हुई है ये उसका वो है. इसके हिसाब से दिस पर्सन वाज द आई विटनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ दोस पिलर्स. सो शम्स शिराज अफीफ वाज अ चाइल्ड एट दैट टाइम. बर्नी उस समय काफी बड़े हो चुके थे. दोनों किताबों के अंदर इन्होंने क्या लिखा है कि तुगलक खुद गया था ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि जब वहां पर कुछ सफाई कर रहे थे तो उनको जमीन में गड़े हुए ये पिलर मिले थे. जब वो पूरा साफ करके निकाला, एंड अगेन व्हेन वी से अशोकन पिलर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू स्ट्रक्चर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर. तो एक तो ये डिफरेंस आ जाता है. जितनी रिस्पेक्ट तुगलक ने इन स्ट्रक्चर्स को दिखाई, उतनी उसने और शायद किसी स्ट्रक्चर को नहीं दिखाई है. जिस तरीके से वो लेके आया, बाकायदा सिल्क में रैप करके वो इनको लेकर आया था, और इनको भीम की वॉकिंग स्टिक्स माना जाता था. They never had any religious value, na tab na ab. It's a misconception. Second thing, allow me to finish.
Second thing, when we say the temples were destroyed, I would love to do a separate session on this, because इसी के साथ this is my biggest pain कि जब हम ये कहते हैं कि मंदिर तोड़े गए, हम ये क्यों नहीं बताते कि अकबर शाह द सेकंड was the emperor जिसने योगमाया माता के मंदिर में जाके फूल वालों की सैर शुरू की। वो दरगाह पे माथा टेकने जाता था तो पहले मंदिर में माथा टेकता था, पंखा चढ़ाता था। और अब्दुल रहीम खान खाना जो भगवान कृष्ण की उस्ताद किया करते थे, दिल्ली में उनका मकबरा है। इसके अलावा लाल किले के बिल्कुल सामने जो लाल जैन मंदिर है वो औरंगजेब का बनवाया हुआ है। उसकी डेथ के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, लेकिन वो जमीन उसने फरमान पे लिख कर दी थी अपने एम्प्लॉइज को, जैन एम्प्लॉइज को, मंदिर बनाने के लिए जमीन अपने घर के बिल्कुल सामने। इसके अलावा मथुरा में 19 मंदिरों का हमारे पास रिकॉर्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है अभी तक, जिसमें आज भी औरंगजेब के नाम का दिया जलता है। अब उन्हें नहीं पता औरंगजेब का नाम का जलाते हैं, लेकिन औरंगजेब के फरमान मिल गए हैं क्योंकि कुछ कोर्ट केसेस हुए थे इलाहाबाद में, जिनके बाद में हमें वो मिले। दिल्ली में जो हमें मंदिर मिले हैं जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो तोड़े हुए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद लिख रहा है कि मैंने 27 बुत खानों को तोड़कर खुदा की इबादतगाह तामीर करवाई, तो वो उसने मेन कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के एंट्री गेट पे वो लिखा हुआ है। Absolutely no denial in that. However, I was part of the team. I was assisting the team of ASI when they were documenting, photo documenting Qutub Minar about 8 years ago. हर कुछ सालों में वो करते हैं, तो वो पूरा फोटो डॉक्यूमेंटेशन में I was the assistant. उसमें हमने जाकर देखा जो लॉक्ड एरियाज हैं, आज भी एक एक बारीक से बारीक वहां पर नक्काशी भी बिल्कुल सही सलामत है। जो लेडीज मॉस्क सेक्शन है वहां पर बिल्कुल सही सलामत है। खराब कहाँ हुआ? वो इलाका जहां पर आम पब्लिक आके हाथ, जहां तक उनका हाथ पहुंचता है, ऊपर का हिस्सा भी पिलर का बिल्कुल सही सलामत है। और दूसरा, when we say हिंदू मंदिर, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जैन, एज पर द वैदिक कल्चर, जैनिज्म इज अ नास्तिक रिलीजन, बुद्धिज्म इज अ नास्तिक रिलीजन। तो ये तो जैन टेम्पल्स थे, इनमें मेजॉरिटी ऑफ जैन टेम्पल्स हैं। हमें बहुत कम कीर्ति मुख मिले हैं। हमें कल्प वृक्ष मिला है जो आर्किटेक्चरली जैन टेम्पल्स में ज्यादा पाया जाता है, हिंदू मंदिरों में कम, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। जहां पर हमें कीर्ति मुख और जलंधर राक्षस के हेड्स मिले हैं, वहां पर हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं हिंदुइज्म के साथ या बुद्धिज्म के साथ। बाकी सारे जैन टेम्पल्स थे जो तोमर्स के आने से शायद पहले बनकर खत्म हो चुके थे, उजड़ चुके थे, क्योंकि ये सब लोग यहाँ से जा चुके थे जब तोमर्स ने आके खाली इलाके पे नए सिरे से एक शहर बसाया है। हम लोग जो टाइमलाइंस को ओवरलैप करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहां पर गड़बड़ हो जाती है सारी। एक लास्ट पॉइंट बस मैं रखना चाहूंगा इसमें, हम जब कहते हैं कि खिलजी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा तोड़ा, खिलजी यहाँ से 1 महीने का सफर करके सोमनाथ गया, गुजरात के दूसरे कॉर्नर तक। अरे पहले दिल्ली में योगमाया माता का मंदिर तोड़ता, भैरव का मंदिर तोड़ता, जो ऑलरेडी आज भी उसी के शहर के आसपास के जो मंदिर थे तब से लेके अब तक बने हुए हैं। तो योगमाया माता का जो मंदिर है वो मैंने अपने सामने टूटते हुए देखा है सिर्फ 3 साल 4 साल पहले। जो स्ट्रक्चर वहां पुराना चला आ रहा था, वहीं की जो कमेटी है उन्होंने उसको तोड़ के नया भवन वहां बनाया है। तो अगर वो खिलजी ने तब तोड़ दिया होता है, जो भी था, एक जो मैंने जो पेविलियन टूटता हुआ देखा वो खैर मुगल दौर का था। अपनी बिल्डिंग्स, अपने स्ट्रक्चर को अब हम तोड़ तोड़ के नया बना लेते हैं। गुरुद्वारे मैंने टूटते हुए देखे हैं। आखिरी गुरुद्वारा दिल्ली में जो बचा है ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ, वो बचा बंदा बहादुर का गुरुद्वारा। किसी भी दिन उसको भी तोड़ देंगे, क्योंकि जी नई बिल्डिंग बनानी है। अभी वो जगह नहीं मिली थी तो उन्हें पीछे बना रखी है बिल्डिंग। हम ही अपने स्ट्रक्चर को भी तोड़ रहे हैं साथ के साथ और बड़ा बना देते हैं। My request would be, let's have a separate session on this, because I've got so much to share basis on whatever records that I have found on this topic. Have you gone through Babarnama? Have you gone through Babarnama and have you read that book also? बाबरनामा में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बाबर ने लिखा है, क्योंकि बाबर कहीं भी टेंपल तोड़ने का जिक्र नहीं करता। अपने रिकॉर्ड्स में बाबरनामा में बाबर ये लिखता है कि जब मैं आया तो मैंने यहाँ कुछ मंदिर देखे जो देखने लायक नहीं थे, क्योंकि उसको वहां पे जो स्टैच्यूज मिले उन स्टैच्यूज पे कपड़े नहीं थे, एंड बाबर कुडंट एक्सेप्ट दैट। सो व्हाट बाबर डिड वाज, उसने लिखा है कि मैंने इन सब के ऊपर सुर्ख रंग यानी कि लाल रंग करवा दिया है, और अपने कॉन्वॉय में लेडीज को ये ऑर्डर दे दिया है कि जहां भी लाल रंग हो वो उस साइड नहीं देख सकती। दिस इज द ओनली थिंग बाबर डिड, बाय द वे। कहीं किसी भी रिकॉर्ड में अंटिल 1857 any destruction of temple by Babur is not mentioned. 1880 के बाद रिकॉर्ड्स अपीयर होने शुरू, अचानक से सरफेस होने शुरू हो जाते हैं जब अंग्रेज अपनी डिवाइडेड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं।
उसके अपने रिकॉर्ड में वो सिर्फ कलर करवा रहा है, और उस टाइम के बाकी कंटेम्परेरी रिकॉर्ड्स में गुरु नानक देव जी ने लिखा है बाबर के बारे में, बाय द वे, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे तोड़, महला अंदर होंदिया हुन बहन न मिले हदूर, आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत न पाया कर कर देखे वेश, एंड बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए, कि बाबर की जेल में होता क्या था, बाबर कैसे अरेस्ट करता था, उसने क्या क्या किया। अरे बाबर का पूरा उन्होंने वर्णन लिखा है, वो भी कहीं नहीं लिख रहे कि इसने आके किसी को डिस्ट्रॉय किया, कुछ किया। उसने सिर्फ ये बोला कि उसने लेडीज को कैप्चर करके एक तरफ कर दिया है, उनको डिसऑनर नहीं किया, लेकिन अब उनकी हालत यह है कि वो अपने बाल नहीं बना पा रही हैं, वो सज संवर की, गुरु नानक देव जी ने बस इतना लिखा है कि लेडीज को सजने संवरने की इजाजत नहीं मिल पा रही है, वो बुरी हालत में बैठी हुई है क्योंकि बाबर वाणी फिर गई है। अभी एक मैसेज आया है ग्वालियर के किले का, तो जो ग्वालियर के किले में जो जैन स्टैचूज हैं, ग्वालियर पे तो खुद जहांगीर ने राज किया है, बाबर वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और कितने मुसलमान राजाओं ने राज किया है मराठाओं के आने से पहले, दे कुड हैव डिस्ट्रॉयड ऑल दोस, लेकिन एक स्टैचू भी हल्का सा भी चिप ऑफ नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसा है, और वो रोज आते जाते वक्त उनके आगे से निकलते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं तोड़े। So हमारा परसेप्शन बहुत गलत हुआ है because of the British divide and rule and the British education that we have had. That's what I think. So much for the knowledge there, here, half known knowledge or whatever we can put it together. कि जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उससे हिस्ट्री कितनी अलग है, बहुत अलग है। हम सबने सारी किताबें नहीं पढ़ी, ना आपने पढ़ी, ना सपना ने, ना हमने, बट योर सेशन वाज रियली वेरी नाइस, बहुत एनग्रॉस्ड होके सुनते रहे, और जबकि मेरा कनेक्शन बहुत वीक था, टाइम्स एंड अगेन मेरे को लॉग आउट हो रहे थे, बट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को कभी इतनी दिल्ली के बारे में, आपका पहले भी आपके साथ जैसे बाउली घूमने गए थे हम लोग, इतना नहीं पता था, उस बाउली वहां है यही नहीं पता था हमें तो। सो इट वाज वेरी नॉलेजेबल। ओवर टू यू सपना भाभी, एनीथिंग एल्स? अभी बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी तो बेस बना था, अभी जस्ट यू हैव टू मूव फर्दर नाउ। देखो जैसे वन्ना दी ने बोला है, और एक्चुअली आपके पास इतना कुछ है ऑफर करने के लिए और हमारे पास ग्रहण करने के लिए कि हमें एक सेशन तो बहुत कम है। मैं सृजना से रिक्वेस्ट करूंगी आपसे जरूर कोऑर्डिनेट करके आपके बहुत बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय और दे दीदी के लिए एक सेशन और जरूर, टॉपिक ऑफ योर चॉइस, बट दिस इज समथिंग वेरी engrossing what we would love to learn about our own दिल्ली। और जैसे समय की डिमांड है, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं चैट पे। We can make it to a relevant to one monument or a heritage this thing, you know, या सिर्फ फोर्ट्स के लिए। दिल्ली में 1300 मॉन्यूमेंट्स है, और दिल्ली में 1300 मॉन्यूमेंट्स हैं, कितने सेशन करेंगे? और मैं पूरे साउथ एशिया को कवर करता हूँ, तो समथिंग era wise चल सकते हैं, जैसे मर्जी करें। I don't know how to go about it. There's a very interesting question in the chat, Vikram ji. It says, can we go for monuments visit with you once situation is okay? So we looking forward for it. We were supposed to go with him for another thing, but कोरोना की वजह से सब गड़बड़ हो गया। और मैं पढ़ पा रहा हूँ कि you said Mughals ruled for 14 years. Mughal rules in 2 parts. Part 1 was Babur and Humayun for 14 years. Then Suri dynasty came in, and then Mughals came back for 302 years. So total 22 राजा हुए हैं। हम सिर्फ पहले 6 का नाम जानते हैं, फरुख सियार, नेको सियार, रफीउल दौलत, रफीउल दरजात, इनके बारे में जिक्र ही नहीं करते, बहुत मेजर रोल इन्होंने भी प्ले किया है। बट 22 राजाओं में से ये 324 साल का जो इनका 326 साल का पीरियड है, उसमें 14 साल पहले बाबर हुमायूं, फिर सूरी डायनेस्टी, फिर मुगल्स कम बैक, ऐसे हुआ है। विक्रम जी, जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, जैसे आपने जो बताया, पर आप मस्जिद तो कॉन्स्टेंटली बनते चले गए 800,000 साल से। हिंदू टेम्पल, जैन, जब मैं हिंदू बोलती हूँ तो जैन, बौद्ध सब सनातन धर्म में ही आते हैं, अलग नहीं कर रही, सिखिज्म, जैन, बौद्ध, पर हिंदू टेम्पल कोई भी पिछले 800,000 साल से दिल्ली में नहीं बन पाया, नॉट इवन अ सिंगल, है ना? तो स्टडी करते हैं, मतलब देखिए अलग सेशन ही कॉल करता है, इस सेशन में सब कुछ फिट इन करना इजी नहीं है। मैंने डाला है लिंक, आप जरूर आप पढ़िएगा, बिकॉज यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। सीताराम गोयल जी ने बहुत कुछ लिखा है, मीनाक्षी जैन बहुत काम कर रही हैं, और अगर आपने राजीव मल्होत्रा का नाम सुना हो, राजीव मल्होत्रा इज डूइंग फैबुलस वर्क
on the westernization of whatever is happening to our culture, है ना? तो वो भी पढ़ लीजिए, और अब हम दूसरों के क्वेश्चन ले लेते हैं. आप और हमारी बात तो चलती रहेगी, हम एक ही फितरत के दो लोग हैं, तो हमारी तो चलती रहेगी. तो मैं चैट में एक बार देख देती हूँ. There's no other question अभी. एक पॉइंट में लता जी का छोटा सा ले लेता हूँ कि all Muslim ruler came as invader, not on peace mission. Let's drop the word Muslim. All ruler came as invader. अनंतपाल तोमर ने दिल्ली पे इन्वेड किया, पृथ्वीराज चौहान ने अपने ही नाना को यहाँ से हटा के यहाँ पे रूल किया, जयचंद अटैक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया तो उसने घोड़ी को इनवाइट किया. जो बाद के आए हैं वो आपस में लड़ते रहे, ठीक है. उससे पहले अशोका के टाइम पे जितने इन्वेजन हुए, जब ग्रीक्स आए थे, रोमन्स आए थे, उन्होंने भी इन्वेजन किया, कोई भी पीस मिशन पे नहीं आया. आई कैन स्टार्ट फ्रॉम इंडस वैली, अगर हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच मानते हैं तो वहां से शुरू करके अंग्रेजों तक एक भी बता दीजिए पीस मिशन पे आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. सबने, जब सिखों ने अटैक किया, दिल्ली पे कब्जा किया था, बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, आई एम ए रामगढ़िया, सो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली, बट स्टिल हमें पता है उन्होंने आके लूटपाट की, यहाँ के लोगों को मारा उन्होंने उस समय, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने. तो वो हुआ है, सभी ऐसे आए हैं, किसी भी कम्युनिटी से हो. सही बात है. सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं? सरस्वती रिवर, जो सरस्वती, जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं हम उसको, जो सरस्वती वैली की जो सिविलाइजेशन है उसको इंडस से कनेक्ट करके ही देखा जाता है, क्योंकि सिमेट्री एच माइग्रेशन की बात की जाती है कि जब वो मूव हुई थी तब सरस्वती वैली, सरस्वती की तरफ ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी और इंडस की तरफ कम हो गई थी. तो वो इट इज पार्ट, यस, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ माय स्टडी, बल्कि मैं वो पढ़ाता हूँ कॉलेज में. अच्छा, तो आप उसके ऊपर एक सेशन जरूर करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अंग्रेज हमको डेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आफ्टर बीसी, मतलब आफ्टर जीसस क्राइस्ट के बाद में जो उन्होंने सारी क्रोनोलॉजी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को जोड़ दिया, उसके बारे में जरूर सृजना आपसे रिक्वेस्ट है, विक्रमजीत से टाइम लेके और एक सेशन जरूर सरस्वती इसके ऊपर हम करना चाहेंगे. Yes. I think it's very good for all our audience also. Vanna di? Srajna will end. Yeah, okay. Sajna? हाँ जी, okay. So विक्रमजीत जी, it was an awesome session. इतना हिस्ट्री के बारे में शायद मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ा. I am from that मेहरौली area और मुझे ही नहीं पता वहाँ पे बेगमपुर में इतना है, मेहरौली में इतना है. I'm sure I'm going to go and visit it once again. And thank you to my audience for joining us today. I'm sure everybody enjoyed the session. And yes, Vikramjit ji, we will again have a session with you like Sapna Di has just mentioned. I'll get in touch with you. And with this, I would like to tell you all that हमारे पास बहुत डिमांड है हमारे ऑडियंस की कि आप सब सेशंस करा रहे हैं, आपको कुकिंग पे कोई सेशन नहीं कराते हैं. So then we thought that we'll do a session on cooking. And now the next session is on Monday with where our speaker, she's going to teach us about how to bake some very nice breads. So please join us on Monday, and thank you everyone for today.